प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के संवाद का कार्यक्रम जो शुरू किया था, आज उसकी दूसरी कड़ी है। और उसमें माना जा रहा है कि आज पूर्वांचल सहित तमाम एनडीए के जो सांसद हैं उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि पहले अपने संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश आने वाले सांसदों सहित तमाम एनडीए के सांसदों को सख्त हिदायत दी थी कि वो अपना टिकट पक्का न समझे। उन्होंने कहा था कि जो उम्रदराज सांसद हैं उनके टिकट कटेंगे, ये तय माना जाए। साथ ही साथ जो मौजूदा समय में जो सक्रिय विधायक हैं उनको संसद में बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ बताया गया था कि वो कौन से 3 मुद्दे हैं अपने क्षेत्र के, उन 3 मुद्दों पर संगठन को देना होगा कि किन 3 मुद्दों पर आगे चल के वहाँ पे काम किया जा सकता है। इन सभी के साथ हिदायत देते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो माना जाता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 30 से 40% सांसदों के टिकट कटने हैं, उसमें प्रधानमंत्री की इस तरीके से हिदायत देने के बाद माना जा रहा है कि तमाम जो सांसद हैं उनको अपने टिकट बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बीच में अभी जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया था, जिसमें तमाम सांसदों की जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं गई थी। मणिपुर हिंसा मामले पर लगातार मानसून सत्र के सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रहा है। आज भी संसद भवन के अंदर तमाम विपक्षी दलों के नेता यानी कि गठबंधन INDIA के नेता मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से खासतौर पर मणिपुर हिंसा मामले पर सरकार को घेरा जा सके। इसके अलावा विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल का एक दल आज महामहिम राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की और मणिपुर हिंसा के बारे में उन्हें अवगत कराया। आपको बता दें कि लगातार मानसून सत्र के सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कई महत्वपूर्ण बिल है, करीब 31 ऐसे बिल हैं जिनको सरकार पेश कराना चाहती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिल है वो दिल्ली सेवा बिल है। लगातार विपक्ष दिल्ली सेवा बिल की बात करे या मणिपुर हिंसा की बात करे, दोनों ही मामले पर हंगामा कर रहा है और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है और अखिलेश यादव लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और उनका मानना है कि इस बार पीडीए हराएगा एनडीए को। और हाल ही में अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया जिस पर उन्होंने साफ कहा है कि जाति जनगणना ही सामाजिक न्याय का सच्चा रास्ता साबित होगी। तो लगातार अखिलेश यादव जाति जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों पर घेरा जाए। आज बलिया में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए सनसनी फैला दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने कहा इंडिया में अच्छे अच्छे विद्वान नेता हैं, अखिलेश से भी ज्यादा। सवाल इतना ही था, क्या 2024 में इंडिया युवा प्रधानमंत्री की तलाश करेगा? उनका कहना था इंडिया में अखिलेश से भी अच्छे अच्छे नेता हैं। इस बात का राजनयिक खेमे में अब किस तरह से चर्चा किया जाता है, देखने वाला विषय होगा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अच्छे नेता होने का प्रमाण जारी किया। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ इंडिया चुनाव लड़ेगा, इस बात को भी उन्होंने दमदारी से कहा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से इंडिया चुनाव लड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं यह बात जरूर मायने रखती है। कल तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज सपा में विलय होने के बाद राष्ट्रीय महासचिव एक नई बात को सामने लाकर खड़ा किए। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि इंडिया में अखिलेश यादव से अच्छे अच्छे नेता हैं। उत्तर प्रदेश के आयुष कॉलेजों में बिना नियम प्रवेश को लेकर जो घोटाला हुआ, उसमें पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच को आगे बढ़ा दिया है। 15 ऐसे अधिकारी और पूर्व मंत्री शामिल हैं जिनके खिलाफ यूपी एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। अगर इसमें हम बात करें तो पूर्व मंत्री धर्म सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अब तक यूपी एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सीधे तौर पर लगातार यूपी एसटीएफ की तरफ से पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को नोटिस दी गई कि वो आए और अपना जवाब रखें। हालांकि पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री, पूर्व प्रमुख सचिव और साथ ही साथ
उस दौरान निदेशक रहे एसएन सिंह ने अब तक अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। इनके अलावा कई और ऐसे नाम हैं जो कि क्लर्कियल स्टाफ में उस समय तैनात थे, जिनकी मिली भगत से बड़े पैमाने पर बिना नीट परीक्षा कराए ये प्रवेश दिए गए, जिसको लेकर यूपीएससी अब जांच कर रही है। हालांकि पूरे मामले पर कई नोटिस के बावजूद धर्म सिंह सैनी उपस्थित नहीं हुए हैं। दोबारा से 15 लोगों की सूची तैयार हुई है जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साथ ही साथ वो क्वेश्चनायर भी तैयार किया गया है जिसके हिसाब से उनसे पूछताछ की जानी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। लखनऊ नगर निगम अब डिजिटलाइजेशन को अपनाने जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल माध्यम से भी गृह कर नगर निगम जमा करेगा। 1 साल पहले फैसला लिया गया था कि डिजिटल तरीके से जो गृह कर होता है वो जमा होगा, लेकिन एक साल बीत गया। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सोते रहे, एकाएक फिर याद आई और उसके बाद जो सेवा प्रदाता कंपनी है उससे बातचीत की, उसके अधिकारियों से जवाब तलब किया कि अभी तक जो सेवाएं देनी थी वो शुरू क्यों नहीं की गई। अब जो कर अधीक्षक होंगे वो जब फील्ड पर जाएंगे उस दौरान उनके पास QR कोड होगा और उसी जगह पर वो जो है गृह कर जमा कर सकेंगे। निश्चित तौर पर इससे हजारों की संख्या में जो गृह करदाता हैं उनको आराम मिलेगा। नीट काउंसलिंग की रेस से 1560 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से नीट काउंसलिंग होनी थी, उस काउंसलिंग के अंतर्गत अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने थे। उस फॉर्म भरने से पहले 1300 अभ्यर्थियों को ने धरोहर राशि नहीं जमा की। उसके बाद 250 अभ्यर्थियों किसी कारणवश त्रुटि होने के कारणवश उन्हें बाहर कर दिया। यानी 11,000 BBS और BDS के लिए तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग होनी है। पहली काउंसलिंग के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था उसको लेकर के लगातार उसमें त्रुटियां देखने को मिली थी। त्रुटियों के बाद से उन अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यानी साफ है कि जिस तरीके से 18,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस बार आवेदन भी किए हैं, ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों की त्रुटि के कारण जो है छात्रों को बाहर होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी के आसपास रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट इसलिए जारी किया है क्योंकि राजधानी के आसपास भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। सुबह हुई बारिश ने राजधानी लखनऊ की पोल खोलकर रख दी है। स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास सीवर सफाई और मेंटेनेंस का काम है, वो महज ढक्कन बदलो और पेमेंट कराओ वाली पैटर्न पर काम करती है। ढक्कन बदलकर पेमेंट करा लेती है और काम दिखाकर लोगों को गुमराह करती है। आज जब सुबह बारिश हुई है तो राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। विधानसभा की बात करें, बापू भवन की बात करें, मुख्यमंत्री आवास के सामने की बात करें, बालू अड्डे की बात करें, हसनगंज की बात करें, हुसैनगंज की बात करें, खदरा इलाके की बात करें या फिर जानकीपुरम इलाके की बात करें, वृंदावन इलाके की बात करें, गोमती नगर विस्तार इलाके की बात करें, ये वो तमाम रिहायशी इलाके हैं जहां पर हर दिन तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर तमाम बड़े प्रतिष्ठान हैं। खासतौर पर अगर हम हजरतगंज इलाके जोन 1 की बात करें, जहाँ पर भारी पैमाने पर जल भराव हुआ है, विधानसभा जैसी जगहों पर अगर जल भराव हो रहा है तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। सवाल ये भी उठता है कि जिस कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान इसलिए किया जा रहा है ताकि जल भराव की स्थितियां राजधानी में ना उत्पन्न हो, लेकिन वो कार्य अगर धरातल पर हुआ होता तो विधानसभा और बापू भवन में पानी का जल भराव ना हुआ होता। फिलहाल देखना होगा कि इतनी बड़ी अव्यवस्था के बाद इस पूरे जिम्मेदार कंपनी के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है या फिर इस पूरे मामले पर फिर से पर्दा डालकर कंपनी के ऊपर मेहरबानी बनी रहेगी। गोंडा के मनकापुर के एक युवक को पत्र भेजकर मांगी गई रंगदारी। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, जिसको लेकर के परिवार परेशान है। पत्र जो है अब सोशल मीडिया पे जो धमकी भरा पत्र भेजा गया है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 5 अगस्त को 20 लाख रुपए देने की डेडलाइन लिखी गई है और जिस तरीके से पत्र वायरल हुआ इसके बाद पुलिस जो है लगातार जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन 5 अगस्त को जो पैसे मांगे गए हैं उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि हरे कपड़े में जो है रुपए रख करके पेड़ पे लटका देने की बात कही गई है और 5 अगस्त की डेडलाइन जो दी गई है, इसके बाद में जो पीड़ित युवक था उसने जो है सीएम को ट्वीट किया है और गोंडा पुलिस को ट्वीट किया है, डीएम को ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद में ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की जो घटना घटित हुई है इसके बाद में परिवार बेहद परेशान है और पुलिस पूरे मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। शामली में सड़क सुरक्षा पखवाड़े को लेकर जिले भर में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी के आदेश पर वह शामली पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार के निर्देश पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। अभियान में शामली जिले के मुख्य मार्ग वह मुख्य चौराहों पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान में बिना हेलमेट, सीट बेल्ट वह रॉन्ग साइड
चलने वाले यात्रियों के काटे जा रहे हैं चालान। एक महीने में लगभग 600 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि वो निकलते हैं रोज ग्रामीणों का हाल जानने के लिए, उनके दुख दर्द को जानने के लिए, उनकी परेशानियों को समझने के लिए और उसको दूर करने के लिए। जिलाधिकारी लगातार गरीबों के आशियाने बनाने के लिए मशहूर हो चले हैं। उन्होंने आज नोवा आवास का जो नींव थी उसको रखा और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने आवास की नींव रखी और उस ग्रामीण जो कि आंखों से ही दिव्यांग है उसके मकान की नींव रख देने के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मकान को 2 महीने के अंदर ही बनवा देना, क्योंकि जिस तरह से जो गरीब आशियानों से वंचित रह जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में जिन लोगों को लाभ नहीं मिलता या किसी वजह से उनको लाभ से वंचित कर दिया जाता है, उनको खुद जिलाधिकारी अपने पटल से देखते हैं और उसको देखने के बाद अगर वहाँ वो महसूस करते हैं कि वंचित किया गया है पात्र को, तो उस पात्र के घर वो खुद जाते हैं और जाने के बाद उसके आवास की नींव रख के उस आवास को बनवाते हैं और बनवाने के साथ ही वो उस सुविधा से उसको रूबरू करा देते हैं जिससे वो वंचित था। जिलाधिकारी की इन दिनों बहुत ज़बरदस्त जो है मेहनत देखने को मिल रही है आवास को लेकर और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर, और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से वो दिलवाले डीएम के रूप में सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए आगे भी हम कह सकते हैं कि कोई भी गरीब किसी भी तरह से उसके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। कुशीनगर में आए दिन प्रसूताओं की मौत के मामले अक्सर बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसको लेके जब मीडिया संज्ञान में मामले लाती है तब स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नीति खुलती है और स्वास्थ्य विभाग केवल कागजी खानापूर्ति और या दिखावे के लिए कुछ जगहों पे कार्रवाइयाँ कर देता है। लेकिन इसके बाद धड़ल्ले से जो अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल जिले में चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार मौन है। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के हाटा का है, जहां पर बीते दिनों एक प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग मौन था। जब मीडिया में यह खबर प्रकाशित हुई और इसके बाद से तब जाकर स्वास्थ्य विभाग की कुंभकर्णी नीति खुला और सीएमओ ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए हाटा स्थित प्रभा हॉस्पिटल के अलावा पूजा हॉस्पिटल के साथ साथ अन्य कई हॉस्पिटलों को सील किया गया। लेकिन क्या केवल इतना ही मात्र से यह जो है कि खानापूर्ति हो जाएगी और कार्रवाई होगी? इसके अलावा भी जनपद में सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटल हैं जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार हैं वह केवल कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन आज भी ये हॉस्पिटल धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। जब इस मामले को लेके स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं उनसे बात किया गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से शिकायत मिली है और जो भी संबंधित हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मीडिया के सवाल पे कि धड़ल्ले से दर्जनों ऐसे हॉस्पिटल हैं जो संचालित अभी भी हो रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि उनके भी खिलाफ जाँच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जाँच कराकर कार्रवाई तो होती है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद यह हॉस्पिटल खुल जाते हैं तो आखिर किसके आदेश पे खुलते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब सील होता है तो वहाँ पर डॉक्टर नगदारत होते हैं, उस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो फिर यह हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन कहाँ से हो जाता है और चिकित्सक कहाँ से उपलब्ध हो जाते हैं कि 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में यह हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की इसमें मिलीभगत स्पष्ट रूप से उजागर होता है। अफ्रीकी देश के मालावी तथा हाई कमिश्नर के 15 सदस्यीय टीम ने ताज का दीदार किया और इस मौके पर मजिस्ट्रेट, एडीएमसीटी, एसीएम सहित तमाम अधिकारियों ने विदेशी मेहमानों का बुके देकर सम्मान किया और काफी देर तक ताज का दीदार किया। अफ्रीकी देश के मालावी जो ताज के दीदार करने आए उन लोगों ने ताज के दीदार के समय वाह ताज करके काफी देर तक ताज को निहारा और ताज की खूबसूरती को देखकर वाह ताज कहकर अपने शब्दों में 4 चांद लगा दिए। अब देखने वाली बात यह है कि अन्य देशों की एम्बुलेंस हैं वो पूरे तरीके से दम तोड़ चुकी हैं। एक के बाद एक एम्बुलेंस को कॉल लगाकर बुलाया जाता है और सभी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं होती हैं या फिर उनमें धक्का लगाकर उन्हें स्टार्ट किया जाता है। ऐसा ही मामला कल झांसी के मेडिकल कॉलेज से आया, जहां पर मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस धक्का मार के भी स्टार्ट नहीं हुई। इसके अलावा दूसरी एम्बुलेंस को जब ट्रांसफ़र किया गया और दूसरी एम्बुलेंस जब मौके पर बुलाई गई तो वह भी धक्का देने के बाद ही स्टार्ट हुई और उसके बाद मरीज को इलाज के लिए ले जाया गया। वही इस संबंध में जब वहाँ मौजूद सीएमएस से इस संबंध में बात की तो उन्होंने की
कि यह एम्बुलेंस है वीआईपी ड्यूटी के लिए ही बाहर निकाली जाती हैं और उनको ज़्यादा समय बाहर ना निकालने के कारण यह खराब हो गई हैं और इनमें यह इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही हैं। वही सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों रुपए सरकार मेंटेनेंस के लिए भेजती है, आखिर जब एम्बुलेंसों का मेंटेनेंस नहीं होगा तो यही हाल होगा। फिलहाल पूरा जो वाकया है वो जांच होना चाहिए इस वाकया की, ताकि जो मरीज़ हैं उनको सही तरीके से सुविधाएं मिल सकें।